नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, बीच में 2 दिन फिर मैं वीडियो नहीं बना सका हिंदी में। आज फिर से आया हूँ। महाराष्ट्र में जो अति वेगवान जोर शोर से राजनीति चालू थी, उसमें मराठी में वीडियो बनाने में मैं इतना बिजी था कि मुझे हिंदी में वीडियो बनाने की सहूलियत नहीं मिली। लेकिन आज आया हूँ। जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ है तो क्यों हुआ है, वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से, दृष्टिकोण से मीडिया में बताया जा रहा है। लेकिन एक बात हमें समझनी ज़रूरी है। मुझे ये हिंदी शेर व शायरी बहुत लोगों को पसंद होती है, क्योंकि बहुत सारा आशय कम से कम शब्दों में पेश किया जाता है। उसे तो काव्य कविता बोला जाता है, शेर व शायरी बोला जाता है। और हमारे शिवसेना के प्रवक्ता जो है संजय राउत, उनको तो बड़ा शौक है शेर व शायरी का। याद है ना आपको, 29 जून को, कल ही बुधवार के दिन शिवसेना के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सिर्फ 10 दिन पहले 19 जून को शिवसेना का वर्धापन दिन, स्थापना दिन हो गया था, उसका सेलिब्रेशन हो गया था। वहाँ यही संजय राउत शेर व शायरी कर रहे थे। क्या बोले थे, याद है आपको? अरे तेरा घमंड तो 4 दिन का है, हमारी बादशाही खानदानी है। 10 दिन में बादशाही खत्म हो गई। ये भूल गए कि मन से बीजेपी को या राज ठाकरे को तेरा घमंड 4 दिन का है बोलने वाले संजय राउत ये भूल गए कि 1.5-2 साल पहले इसी घमंड शब्द पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था। कंगना नाम की जो अभिनेत्री है, उसका ऑफिस जब इन्होंने तोड़ा था, तब वही कंगना ने भी एक ट्वीट किया था, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये समय का पहिया है, वो एक जैसा नहीं रहता, घूमता रहता है। तो घमंड शब्द इस्तेमाल करते वक्त कम से कम इतना ध्यान होना चाहिए कि यही घमंड शब्द हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हुआ था और आज हम इस्तेमाल कर रहे। बात यह है कि 19 तारीख को इन्होंने बड़ी घमंड की बात की और इनकी घमंड 10 दिन में उतर गई। कंगना ने नहीं उतारी, इन्हीं के लोगों ने उतारी। इन्हीं के, जिनको ये आज गद्दार बोलते, खुद कभी खुददार नहीं थे। जो खुद खुददार नहीं है, शिवसेना से 4थी बार राज्यसभा पहुंचे और हमेशा निष्ठा दिखाते तो शरद पवार पर दिखाते। यानी इतने लाचार जो है, वो दूसरों को गद्दार बोलते हैं और शिवसेना में रह के शरद पवार की सेवा करते। तो ये सब मैंने इसलिए, मुझे याद आ गया कि जो शेर व शायरी होती है मुझे भी थोड़ी पसंद है, जितना समझ आता है उतनी। तो एक बढ़िया सा हिंदी में, उर्दू में शेर मैंने कहीं पढ़ा था और बार बार जिसका जिक्र हिंदी मीडिया में होता है। हमको तो अपनों ने लूटा, हमको तो अपनों में लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। कितना बड़ा आशय। यानी अगर आपको उद्धव ठाकरे का इस्तीफा समझना है, इसके पीछे इर्द गिर्द हिलने वाली पिछले कुछ महीनों की राजनीति समझनी है, तो बस ये शेर समझ लो, हमको तो अपनों ने लूटा। ये अपने कौन है? ये अपने कौन है? अपने तो उस वक्त थे जब चुनाव का नतीजा आया था, जब अपने देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी वाले थे, जिन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, अलायंस किया था, युति की थी और आपके 56 चुन कर आए थे, उनको 106 चुन कर आए थे। और आपके खिलाफ कौन थे? गैर कौन थे? शरद पवार। शरद पवार आपके खिलाफ लड़े थे, शिवसेना के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। कांग्रेस शिवसेना बीजेपी के खिलाफ लड़ी थी। तो गैर कौन था? जब आप लोगों के, जनता के सामने गए थे
मतदाताओं के सामने गए थे, वोट मांगने गए थे, तब आपने किसे दोस्त कहा था, अपना कहा था? वो तो अपना कहा था, वो बीजेपी वाले थे और आपको बीजेपी वाले अपना मानते थे। लेकिन उस वक्त नवंबर 2019 में उद्धव ठाकरे ने क्या किया? अपनों को ही लताड़ा। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस शायद मन में बोलते होंगे कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। शरद पवार और कांग्रेस में दम नहीं था, क्योंकि वो तो बस 100 से पीछे रह गए थे। कांग्रेस के कुछ 44 थे और एनसीपी के 54 थे। 98 पर अटक गई थी कांग्रेस की आघाड़ी, और शिवसेना और बीजेपी मिलकर 160-165 तक पहुंच गए थे। तो अपने तो शिवसेना और बीजेपी थे, लेकिन उस वक्त शिवसेना ने बीजेपी को लूटा। जो मैंडेट बीजेपी का था वो अपनों का ही मैंडेट लूटा और गैरों के साथ चले गए। शरद पवार गैर थे, एनसीपी कांग्रेस गैर थे, लेकिन बीजेपी को गैरों ने नहीं लूटा था, अपनों ने ही लूटा था। आज अगर उद्धव ठाकरे रो रहे हैं, अपने ही कुछ एमएलए विधायकों को गद्दार बोल रहे, गालियां गिन रहे, तो उनको सोचना चाहिए कि नवंबर 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने क्या किया था। वो गद्दारी नहीं थी, और देवेंद्र के साथ नहीं थी गद्दारी, गद्दारी मतदाताओं के साथ की थी। जिस मतदाता ने कांग्रेस और एनसीपी को सत्ता के बाहर रखने का नतीजा दिया था, कॉल दिया था, डिसीजन दिया था। और ये मेरी बात नहीं है, ये खुद शरद पवार उस वक्त बोल रहे थे, कांग्रेस के बाला साहब थोरात बोल रहे थे कि जनता ने तो हमको अपोजिशन में बिठाने के लिए भेजा है। तो वो सत्ता में कहां से आ गए? क्या कांग्रेस और एनसीपी ने जो मैंडेट थी, जनता का कौल था, वो क्या एनसीपी और कांग्रेस ने लूटा था? बिल्कुल नहीं। वो उद्धव ने लूटा था गैरों के लिए। शरद पवार, एनसीपी और कांग्रेस, जिनको जनता ने नकारा था, उनको मैंडेट उठाकर लेके जाने वाले उद्धव ठाकरे थे, देवेंद्र फडणवीस के अपने थे। देवेंद्र फडणवीस को किसने लूटा? गैरों में कहाँ दम था? अपने ही उद्धव ने लूटा था। आज उसी उद्धव ठाकरे की कश्ती कहाँ डूब रही है? जहां पानी कम था। राजनीति 2-4 लाइनों में कैसे आ जाती है, देखो दोस्तों, कैसे आ जाती है। जो दुख 2.5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस को हुआ था, फिर उसकी ही प्रचिति अनुभव आज उद्धव ठाकरे कर रहे। उस वक्त वो देवेंद्र के अपने थे, तो ठीक है, वो तो चले गए, बाजू हट गए। आज उद्धव ठाकरे के अपने ही उनसे दगा कर रहे। ऐसा खुद उद्धव ठाकरे मान रहे कि हमारे लोगों ने दगा। उन्होंने आखिरी भाषण में भी वही कहा, गैर मेरे साथ रह गए, वो बोले ना। खुद उद्धव ठाकरे जब 29 तारीख को इस्तीफा देने की घोषणा की, तब क्या बोले? मेरे साथ गैर रह गए थे, अपने निकल गए थे। अपने निकल गए थे, अपनों ने साथ छोड़ा, गैर तो मेरे साथ रह गए। लेकिन आप गैरों के साथ गए क्यों? आप जब बोलते हो कि आखिर तक मेरा साथ गैरों ने दिया, जो अपने नहीं थे, अपने मेरे साथ नहीं रहे। ये अपने और गैर कहां से हो गए, कैसे हो गए? जब 2019 का चुनाव लड़ा, तब तो ये अपने नहीं थे। ना शरद पवार ने आपको सपोर्ट किया था, ना कांग्रेस ने आपको सपोर्ट किया था, तो वो गैर थे। वो आज भी आप मानते हो कि वो गैर है। आज भी उद्धव ठाकरे जब इस्तीफा देने की घोषणा करते हैं, तब क्या बोलते हैं? गैर होकर भी मेरे साथ रह गए और अपने निकल गए। तो आप किसी के अपने थे, उनसे दगाबाजी किसने की थी? 2.5 साल पहले। गैरों के लिए अपनों से दगाबाजी करते हैं।
जिसका नाम उद्धव ठाकरे। तो ये तो होना ही था दोस्तों, होना ही था। जब आपको झूठी मस्ती, देखो क्राइम पेट्रोल वगैरह आप देखते होंगे तो उसमें पुलिस एक बात कहाँ डाका पड़ा हो गया हुआ है, डाका डाला गया है, पैसा लूटा गया है, बैंक लूटी गई है, तो चोरे डकैतों के पास बहुत सारे पैसे आते हैं, चोरों के पास, लुटारुओं के पास बहुत सारा पैसा अचानक आ जाता है। और जब वो पैसा आता है तो पैसा लेकर करेंगे क्या, उसका तो इस्तेमाल करने चाहिए, ऐशो आराम मज़े लेने चाहिए। तो वो जितना उसका इनकम नहीं उतना खर्चा करना चाहता है, कहीं जाएगा डांस बार में जाएगा पैसा उड़ाएगा, कहीं शराब खाने में जाकर दोस्तों को विलायती पिलाएगा, पैसा उड़ाना शुरू करता है क्योंकि वो उसने कमाया नहीं है। झूठी कमाई जो होती है वो उड़ाई जाती है। तो क्राइम पेट्रोल में एक दिखाते कि ऐसा अगर बड़ा कोई डाका वगैरह पड़ा है, मर्डर करके कोई पैसा लूट कर, तिजोरी लूट कर गया है, तो उसमें से कोई धागा पकड़ना है तो क्या करते हैं पुलिस अपने खबरें छोड़ देती है, खबरी जो होते हैं उनको, और उनको पूछती कि देखो ऐसी जगह किसी वेश्यालय में हो, डांस बार में हो या शराब खाने में हो, कोई पैसा उड़ा रहा है, अचानक से पैसा उड़ा रहा है। हाँ, फिर उसको उठाते और उसको कूटते तो वो सच्चाई बता देता है और निकल आता है। तो वैसी ही बात यहाँ भी होती है। जो सत्ता अधिकार अपना नहीं था वो आपने लूट लिया था तो आप उड़ा रहे थे। हर नारायण राणे को अरेस्ट करो, अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट करो, ये मस्ती कहाँ से आती है? वो वहाँ से आती है क्योंकि आपको लगा रहा था हमको कौन गिराएगा। दोनों कांग्रेस मिलकर 98, हमारे 56 और बाकी कुछ छोटे अपक्ष वगैरह है, इंडिपेंडेंट है, तो हमारे 170 एमएलए, हमारा सरकार कोई गिरा नहीं सकता। तो आहिस्ते आहिस्ते उसकी नशा बन जाती है, नशा बन जाती है। हाथ में पुलिस है, हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है, सब पूरा प्रशासन है, तो बस हम चाहे तो वो होगा। हम सूरज के भी बोलेंगे कल तुझे छुट्टी है, कल उगना नहीं, ऐसा हम सूरज के भी बोलेंगे। ये इतनी मस्ती और नशा आ जाती है। और उद्धव ठाकरे सरकार में ये नशा आ गई थी। जिस ढंग से संजय राउत रोज के रोज बकवास करते थे, उससे भू आती है उस नशा की कि इनको सत्ता की नशा इतनी जबरदस्त हो गई थी, ये कुछ भी बकने लगे थे, कुछ भी बकने लगे थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमारी कश्ती जहां है उधर पानी ही कम है, हम डूबेंगे कैसे। बार बार याद है ना उद्धव ठाकरे क्या चैलेंज करते थे, गिरा कर दिखाओ हमारी सरकार, 3 पहियों की है तो गिर जाएगी, बोलते हो ना, तो गिरा कर दिखाओ। बार बार उद्धव ठाकरे 2.5 साल में कम से कम 100-150 बार बोल चुके कि मेरी सरकार गिरा के ही दिखाओ, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस क्या था कि हमारी नैया, हमारी कश्ती तो जहाँ पानी खम है वहाँ खड़ी है, यहाँ तो नैया डूबने के लिए पूरा पानी भी नहीं, घुटने तक भी पानी नहीं है, कैसे डूबेगी। डूबने की ज़रूरत नहीं होती है, वो उलट गई पलट गई तो भी बस होता है। और ये भूल गए थे कि पानी कम हो तो नैया डूबेगी नहीं, लेकिन पलटेगी तो पलटेगी ना, पलट सकती है ना। नशे में जब आ जाते हो तब एक्सीडेंट के तौर तरीके भूल जाते हो, किस ढंग से एक्सीडेंट हो सकता है। नैया डूबने की ज़रूरत नहीं होती, नैया पलटी होती है तो भी बहुत सारे नैया में बैठे हुए लोग मर जाते हैं। इसलिए पानी कम है तो नैया डूबेगी नहीं, ये जो कॉन्फिडेंस है उसकी नशा बन जाती है। और उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार की पार्टी हो, कांग्रेस के लोग हो या आदित्य ठाकरे, संजय राउत जैसे लोग हो, उनको वो नशा हो गई थी कि हमारे पास 170 एमएलए है। लेकिन वो जो 170 एमएलए है, कम से कम उनको तो नाराज मत करो। लेकिन एक बात होती है दोस्तों, एक बात होती है, जब आपके सामने कोई दुश्मन बचता नहीं तो आप खुद का दुश्मन खड़ा कर देते हो, आप अपने दोस्तों में दुश्मन ढूंढना शुरू कर देते हो, आप अपने घर में ही दुश्मन पैदा कर देते हो। और देखिए क्या हो गया, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे,
इन्होंने खुद शिवसेना में ही अपने दुश्मन और प्रतिस्पर्धी पैदा कर दिए। इनको धक्का किसने दिया है? कोई बाहर का नहीं है। ये बात तो सही है कि अपोजिशन तो फायदा उठाने की कोशिश करेगा, बीजेपी आपकी नैया पलटी हो इसके लिए कोशिश करेगी, लेकिन जो अंदर से उनको मदद मिली वो तो आपके अपने थे। कितनी भी ताकत लगाकर बाहर से ये नैया डुबाना देवेंद्र फडणवीस के बस की बात नहीं थी, बीजेपी के बस की बात नहीं थी। इसके लिए अंदर से भी कुछ हलचल होनी जरूरी थी। आपके अपने लोग आपके खिलाफ खड़े होने चाहिए थे और वो खड़े ना हो इसकी चिंता देवेंद्र फडणवीस नहीं करेगा। वो चिंता तो शरद पवार को करनी चाहिए थी, वो चिंता उद्धव ठाकरे को करनी चाहिए थे, आदित्य और संजय राउत को करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो नशे में थे, नशे में धुत। रोज मिले उसको धमकियां दे रहे थे, अपने ही एमएलएस को धमकियां दे रहे थे। वो निकल गए, उन्होंने बगावत की, फिर भी धमकियां दे रहे थे। कितनी नशा है देखो। वो जो बोलते हैं ना, एक बार बहुत नशाबाज आदमी हो जाता है तो नशा ना करे फिर भी नशे में रहता है। आज भी हम आदित्य ठाकरे और संजय राउत को देखें तो आज भी वो उस नशे में है कि हमारे पास 170 विधायक है, एमएलए, हमको कोई नहीं गिरा सकता। गिर चुके हैं, गिर चुके हैं। फिर भी वो बोलते कि हम ही जीत गए। जीतो भैया, जीतो। तो अगर हमें महाराष्ट्र की राजनीति में समझ लेना है तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि मतदाता हो या पार्टियां हो, उसके कार्यकर्ता हो, उन सबकी सदिच्छा मिलकर सत्ता बनती है, अधिकार बनता है, ताकत बनती है। किसको दुखाने से आपकी ताकत नहीं बढ़ती, बल्कि दूसरों की सदिच्छा इकट्ठा करते हो उसको ताकत बोलते हो, वहीं से ताकत बनती है। और देवेंद्र फडणवीस 5 साल सत्ता में थे, उस वक्त उन्होंने जो कुछ एमएलए अलग अलग पार्टी के हो, उनकी पार्टी के नहीं, विरोधी पार्टी के हो, उनके साथ जो बर्ताव किया था, वर्तन किया था, उससे जो सदिच्छा बनाई थी, प्रशासन के अधिकारी हो गए, वो सब उनके काम आई। और आखिरी जो टाइम 2-3 महीने, उसमें तो शिवसेना के एमएलए भी देवेंद्र फडणवीस के साथ चले गए क्योंकि वो सदिच्छा काम आई। उन्होंने पॉलिसी मैटर पर विरोध किया लेकिन इंडिविजुअल द्वेष नहीं किया। ईडी हो, सीबीआई हो, इस कारण ये सरकार नहीं गिरी। जो 152 या 50 विधायक शिवसेना के और उनके दोस्त पार्टी के टूटे हैं, तो वो सबको ईडी या सीबीआई ने कुछ नहीं किया है। उनमें से 5 भी नहीं निकलेंगे कि जिनके खिलाफ सीबीआई या ईडी ने कुछ किया है। अगर इतने लोग टूटे हैं तो वो देख रहे थे कि आज हम शिवसेना में फिर भी हमारी इतनी हालत है कि हमारा ही चीफ मिनिस्टर हमको नहीं सुनता, तो आगे चलकर क्या होगा। इसलिए वो अनईजीनेस कश्ती में शुरू हो गया, नैया में शुरू हो गया। उसको सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ने धक्का देना जरूरी था, तो पलटी हो गई। हमको अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।